हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 74। इससे पहले इस कहानी के 73 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संध्या ने निहाल के बाजू पर हल्का सा हाथ मारकर बोली, चुप रहे तू, कल ही तो शादी हुई है, कहीं घूमने भी तो नहीं गए हैं दोनों। अब वो वापस आकर केटू के साथ थोड़ा सा टाइम भी ना बिताए क्या? निहाल बोलता है कि ओहो, आपको ऐसा क्यों लगता है माँ? कि रुद्र भैया इसीलिए ही ऑफिस से जल्दी वापस आए हैं क्योंकि वो भाभी के साथ वक्त बिताएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है ज़रूर किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से ही ये वापस आए हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल है उनका इतनी जल्दी घर आना। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। संध्या ने गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा और बोली कि तू चुप रहे। रुद्र उनके पास आकर बैठ गया। संध्या बोली, चाय पिएगा रुद्र? रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि माँ, किट्टू कहाँ पर है? संध्या बोलती है कि दोपहर को ही आ गई थी, तो मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया था। जाओ जाकर मिल लो तुम उससे। अब तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। रुद्र भी उठा और सीधा घर के अंदर जाने लगा, लेकिन फिर वो एकदम से रुका और फिर उसने पलट कर संध्या की तरफ देखा और बोला कि माँ, किट्टू ने खाना खाया? संध्या बोलती है कि नहीं, उसने ऑफिस में लंच नहीं किया क्या? ये सुनते ही निहाल एकदम से बोलता है कि नहीं किया है माँ, किट्टू भाभी ने लंच नहीं किया। मुझे लगता है कि आज सुबह से ही भाभी ने कुछ नहीं खाया है, तभी वो इतना ज़्यादा मुरझाई सी लग रही थी। सुबह तो मैंने देखा नहीं उन्हें खाना खाते हुए, और दोपहर को जब मैंने उनसे पूछा तो भैया ने कहा कि घर चले जाओ। तो संध्या भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से निहाल की तरफ देख रही थी और फिर उसने भी हल्की सी गर्दन घुमाकर रुद्र की तरफ गुस्से में देखा और बोलती हैं कि रुद्र, किट्टू ने खाना नहीं खाया है। तो रुद्र ने भी अब अपनी नजरें नीचे झुका ली थी और फिर संध्या गुस्से से बोलती है कि तुम्हारे पापा को अगर पता चलेगा ना तो फिर पता नहीं कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे तेरे ऊपर। रुद्र कुछ भी नहीं बोलता है और फिर संध्या ने आके कहा कि रुद्र, हद होती है लापरवाही की। अभी तो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ है तुम दोनों की, और तुमने किट्टू पर जरा सा भी ध्यान देना ही छोड़ दिया है। तुम जानते भी हो ना वो किस कंडीशन में है, उसके बाद भी क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अब जाओ जाकर देखो और पूछो उससे कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, क्या दिक्कत है उसकी? जा जल्दी से पूछ जाकर। रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप से घर के अंदर चला गया। निहाल बोलता है कि ऐसे इंसान की आपने शादी ही क्यों करा दी माँ? मतलब क्या ही कहूँ मैं अब आपको। मेरी शादी कराती ना आप नव्या के साथ, मैं अपनी बीवी को पलकों पर बैठा कर रखता, आपकी भी बहुत सारी सेवा करवाता, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी शादी की कोई परवाह ही नहीं है ना। संध्या ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और बोली कि पहले नील की शादी होगी, उसके बाद ही अब तेरी शादी होगी, समझा? तो निहाल ने भी कंधे उचका कर कहा कि क्यों, रुद्र भैया की भी तो पहले हो गई है ना। संध्या ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोली कि उसकी बात तो बिल्कुल अलग थी, समझा? उसकी तो शादी हो गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता था कि शादी ही नहीं करेगा ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र जब अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र बेड पर गई, लेकिन बेड पर कोई भी नहीं था। उसने सोफे पर देखा तो किट्टू आराम से सो रही थी। रुद्र ने अब एक गहरी सांस ली और फिर अपना लैपटॉप का बैग एक साइड में रख दिया और कोट उतारा और फिर अपनी टाई को हल्का सा ढीला किया और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। वो जैसे ही वॉशरूम में गया उसने किट्टू की साड़ी टंकी पर देखी। देखकर तो रुद्र अब किट्टू के बारे में एक बार सोचता है और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो सीधा वॉशरूम से बाहर आया और फिर उसने किट्टू की तरफ बहुत ही प्यार से देखा, जो कि अभी भी आराम से सो रही थी। रुद्र वापस से वॉशरूम के अंदर गया और फिर उसने किट्टू की साड़ी उठाई और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। साड़ी लगभग एकदम से ड्राई हो गई थी, बस कुछ देर थोड़ी सी हवा में रहती तो पूरी तरीके से सूख जाती। रुद्र ने भी एक नज़र बहुत ही प्यार से किट्टू की तरफ देखा और फिर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उस साड़ी को लेकर सीधा बालकनी की तरफ आ गया। फिर उसने भी बालकनी की ग्रिल पर वो साड़ी को सुखाने के लिए टांग दिया और फिर उसने कई बार अपनी माँ को भी ऐसे ही साड़ी सुखाते हुए देखा था, इसीलिए उसे पता था कि साड़ी कैसे सुखाते हैं। और यहाँ से रुद्र की ड्यूटी आज से शुरू हो गई थी, वो ड्यूटी जिसे रुद्र कभी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन रुद्र अब पूरी तरह से बदल रहा था। रुद्र ग्रिल पर साड़ी को सुखा रहा था और नीचे गार्डन में संध्या पौधों को पानी दे रही थी। और तभी संध्या के हाथ पर किसी ने हाथ लगाया तो संध्या ने भी अब अपना हाथ जोर से झटक दिया। तो संध्या ने फिर से अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। संध्या बिना देखे ही बोलती है कि क्या है निहाल, क्यों परेशान कर रहा है तू मुझे बार बार? अभी जा यहाँ से, नहीं तो एक चपाट मारूंगी। मैंने कहा ना कि तेरी शादी अभी नहीं होगी। निहाल बोलता है कि अरे माँ, मेरी शादी तो छोड़ो, ये देखो रुद्र भैया क्या कर रहे हैं, पहले आप ये नज़ारा तो देखिए। संध्या ने
नज़र उठाकर देखा तो रुद्र अभी साड़ी को ठीक से सुखा रहा था और ये देखकर तो संध्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि मेरा रुद्र बदल रहा है अब, और मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से बदल जाए। मैंने कहा था तेरे पापा से कि रुद्र को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किट्टू की मासूमियत ही है, और किट्टू ही हमारे रुद्र को बदल सकती है। रुद्र किसी के सामने हार सकता है तो वो बस किट्टू ही है, और देखो ये वो काम कर भी रहा है जो ये शायद पूरी ज़िंदगी में कभी भी ना करता। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा रुद्र किट्टू को बहुत ज़्यादा प्यार करे। और तभी निहाल बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ना जैसे कि आप पापा को करती हैं और पापा आपको करते हैं। संध्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। तब तक देखती रहती है जब तक रुद्र बालकनी से चला नहीं गया था। तो वहीं निहाल बोलता है कि हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे पापा आपके पीछे पीछे घूमते हैं ना, ऐसे ही हमारे रुद्र भैया भी किट्टू भाभी के पीछे पीछे घूमे। और ये सुनते ही संध्या ने भी अब एकदम से 90 डिग्री में अपनी गर्दन घुमाकर निहाल की तरफ देखा, और फिर निहाल जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही संध्या ने एक चांटा निहाल के गाल पर चढ़ दिया और फिर थोड़ा सा गुस्से में वहां से चली गई। तो वहीं निहाल ने भी अब अपना हाथ अपने गाल पर रख कर थोड़ा सा खुद से बुदबुदाते हुए कहा कि यार अब मैंने क्या कर दिया। तो वहीं रुद्र भी अब सीधा अपने कमरे में वापस आया और फिर वो किट्टू के पास में गया। उसने किट्टू के हाथ को देखा जिसमें अभी कट का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र ने भी एक उंगली से किट्टू की हथेली को हल्के से छुआ तो किट्टू ने भी अब कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। शायद उसे नींद में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और फिर रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि किट्टू को सच में इस वक्त कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। रुद्र ने एक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक स्प्रे निकाला और फिर एक स्टूल लेकर किट्टू के सिरहाने आकर बैठ गया। उसने धीरे से किट्टू के हाथ में स्प्रे को मारा और फिर शायद वो पेन किलर स्प्रे था, और रुद्र ने धीरे धीरे करके किट्टू के हाथ की बैंडेज भी कर दी थी। उसने बैंडेज करने के बाद किट्टू के माथे पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा। जैसे ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वो वहां से उठा वैसे ही किट्टू एकदम से पैनिक होने लगी। रुद्र ने जब किट्टू को पैनिक होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी सिकन आ गई थी। किट्टू इस वक्त नींद में भी बहुत ज्यादा कांप रही थी। तो रुद्र ने भी अब किट्टू की बाजू पर हल्का सा हाथ रखकर उसे हल्का हल्का सा रब करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि किट्टू किट्टू सब कुछ ठीक है, देखो सब नॉर्मल है। किट्टू आंखें खोलो। लेकिन किट्टू तो अभी भी बस कांपे जा रही थी। देखते ही पता चल रहा था कि उसके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है उसके साथ जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही आज भी, या फिर जो उसे आज तक परेशान करता आया है। किट्टू का कांपना एकदम से बंद ही नहीं हो रहा था और फिर रुद्र की टेंशन तो एकदम से बढ़ती जा रही थी। रुद्र ने आखिरकार किट्टू के गाल पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा थपथपाते हुए कहा कि किट्टू आंखें खोलो। किट्टू देखो, किट्टू आंखें खोलो, मैं हूँ। लेकिन किट्टू आंख ही नहीं खोल रही थी और अचानक से वो एकदम से बड़बड़ाने लगती है तेज तेज, मेरी माँ को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी माँ को, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज़, छोड़ो मेरी माँ को। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पापा आएंगे तो शिकायत करूंगी आपसे, प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरी माँ को। किट्टू नींद में ही बस बड़बड़ाए जा रही थी और रुद्र जो किट्टू को जगाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन किट्टू आँख खोल कर भी नहीं देख रही थी कि अभी वो क्या कर रही है और किसके साथ है, बस अपने आप में ही ऐसे ही बड़बड़ाए जा रही थी। रुद्र ने आखिरकार किट्टू की बाजू को पकड़कर उसे उठा लिया और फिर अपने सीने से लगा लिया। किट्टू रुद्र के सीने से लगी हुई थी, लेकिन उसका कांपना अभी भी बंद नहीं हो रहा था, वो अभी भी तेज तेज कांप रही थी। रुद्र किट्टू को बहुत ही प्यार से संभाल रहा था और फिर इसी बीच रुद्र का बैलेंस बिगड़ गया और वो किट्टू को लेकर सीधा मैट पर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र को अब फिलहाल तो गिरने की टेंशन नहीं थी, लेकिन किट्टू का कांपना उससे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। रुद्र किट्टू को संभालते हुए बोलता है कि किट्टू किट्टू शांत हो जाओ, तुम कुछ भी नहीं है, किट्टू शांत हो जाओ प्लीज। लेकिन किट्टू शांत ही नहीं हो रही थी, बल्कि लगातार अभी भी बड़बड़ाए ही जा रही थी। वो माँ को मार देंगे वो मेरी माँ को बचा लो मेरी माँ को। आखिरकार रुद्र ने भी अपने गुस्से का थोड़ा सा सहारा लेते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा कि किट्टू आंखें खोलो। और जैसे ही रुद्र ने तेज आवाज में गुस्से से कहा वैसे ही किट्टू की आंखें एकदम से खुल गई और उसकी नजर रुद्र से एकदम से टकराई। तो रुद्र अभी किट्टू को बहुत ही प्यार से देख रहा था और वो धीरे से और बहुत ही प्यार से बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि नहीं नहीं, वो मार देंगे मेरी माँ को, मार देंगे वो मेरी माँ को, वो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, वो मेरी माँ को मार देना चाहते हैं, उन्होंने जानबूझकर मेरे पापा को दूर भेजा है, वो मुझे भी मार देंगे, देख लेना वो मार देंगे सबको। कब आएंगे मेरे पापा कब आएंगे बताइए ना सर, सर प्लीज बताइए मेरे पापा कब आएंगे। आपने तो वादा किया था ना
ना मुझसे कि आप शादी में मेरे पापा को लेकर आएँगे, तो फिर कहाँ हैं मेरे पापा? प्लीज़ मेरे पापा को लेके आइए ना। ये कहते हुए किट्टू की आँखें फिर से नम हो गईं और फिर रुद्र ने किट्टू का सिर पकड़कर एक बार फिर से अपने सीने से बहुत ही प्यार से लगाया और अपनी पकड़ कसते हुए बहुत प्यार से बोलता है कि शांत हो जाओ किट्टू, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे पापा को बहुत ही जल्द ढूँढ दूँगा, तो फिर मैं तुम्हारे पापा को ज़रूर ढूँढूँगा, लेकिन अभी के लिए तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, अब ज़रा सी भी आवाज़ मत निकालना। किट्टू थोड़ा-सा शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी वो थोड़ा-थोड़ा सा सुबक रही थी। उसने भी रुद्र की कमीज़ कसकर पकड़ी हुई थी, तो वहीं रुद्र किट्टू को ऐसे ही लेकर आराम से लेटा रहता है। उसने भी अपनी आँखें हल्की सी बंद करी, तो फिर वो खुद से ही धीरे से बोलता है कि कैसे लाऊं उसके पापा को राजस्थान में, और मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। वो अपॉइंटमेंट भी मेरी 2 महीने के बाद ही है उनसे। 2 महीने में तो ये मुझे 1 से 20 बार पूछ ही लेगी मुझसे, उसके पापा क्यों नहीं आए, कब आएंगे, कब तक झूठ का सहारा लूंगा मैं किट्टू के सामने, कब तक गुस्से का सहारा लूंगा मैं इसके साथ। एक ना एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा मुझे। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो मिस्टर पुरोहित से भी कुछ करके मिलना ही पड़ेगा मुझे। रुद्र भी अब अपने ही ख्यालों में पूरी तरह से डूबा था कि तभी कमरे से बाहर निहाल की आवाज़ आती है, भैया भैया भाभी मैं आ रहा हूँ। तो रुद्र की आंखें निहाल की आवाज़ सुनकर एकदम से खुल गईं और वो बोला कि नहीं, अभी नहीं। निहाल, जो कि अब कमरे के दरवाजे के पास में ही खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, क्यों क्यों नहीं आ सकता हूँ मैं अभी, मुझे तो अभी ही आना है। रुद्र बोलता है कि मैंने कहा ना कि तू अभी नहीं आ सकता है। फिर उसने भी किट्टू की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा कि किट्टू तुम ठीक तो हो ना। किट्टू ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र और किट्टू दोनों ही एकदम से उठ गए। किट्टू की आंखों में अभी भी ढेर सारे आंसू थे और रुद्र, जो कि अभी कुछ भी नहीं बोलता है, वो तो अब किट्टू से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसने भी किट्टू को एक साइड से गले लगाया और फिर दरवाजे की तरफ देखकर बोला कि हाँ, अब तू अंदर आ जा। निहाल ने भी गेट को खोला और फिर रुद्र किट्टू की तरफ देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कमेंट मारते हुए बोलता है कि सच में किट्टू भाभी, हमें लगता नहीं था कि ये रुद्र नाम का घोड़ा किसी के भी कंट्रोल में आएगा कभी, लेकिन आपने तो भाई की ऐसी लगाम खींची है ना कि एकदम से बंदा दिन पर दिन सुधरता ही जा रहा है। बहुत ही अच्छा। रुद्र गुस्से में निहाल को घूर कर देख रहा था और फिर निहाल ने अगले ही पल हंसकर कहा कि वो माँ कह रही है कि किट्टू को खाना खिला दो। रुद्र अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में निहाल की तरफ ही देख रहा था। निहाल ने भी एक कदम पीछे लिया और फिर बोला कि खाना खिला देना, वरना माँ बहुत ज्यादा डांटेंगी, आपके हाथ पैर तोड़ देंगी, मैं नहीं बचाने वाला हूँ आपको। रुद्र अभी भी गुस्से में निहाल की तरफ ही घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में ये मुझे माँ से बचाता है कभी। तो वहीं निहाल तो लगभग एकदम से वहां से भाग गया था। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो किट्टू अभी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से खड़ी रहती है। रुद्र बोलता है कि तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, खाना क्यों नहीं खाया तुमने। किट्टू ने भी लड़खड़ाती हुई जुबान से धीरे से कहा कि भूल गई थी। रुद्र ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि भूल गई, खाना खाना भी कोई भूल सकता है क्या। जवाब नहीं देना तो कह सकती हो कि जवाब नहीं देना है, झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे तुम। रुद्र ने भी अब किट्टू को बहुत ही प्यार से बेड पर बैठाया और फिर बोला कि मैं खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर रुद्र भी अब जल्दी जल्दी वहां से जाने लगता है। तो रुद्र ने ये बात कह तो दी थी कि अगर वो झूठ नहीं बोलना चाहती है तो सीधा सीधा कह सकती है उसे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किट्टू अब उसे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देने वाली है। रुद्र की जिंदगी अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में आने वाली थी। अभी तो वो प्यार में किट्टू से बहुत सारे वादे कर रहा था, मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था, और बाद में किट्टू इन्हीं वादों को एकदम हथियार बनाकर रुद्र पर चलाने वाली थी। रुद्र भी अब सीधा नीचे गया और जहाँ पर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आराम से खाना खा रहे थे। नील, संजय, शुभ तीनों ही ऑफिस से आ गए थे। रुद्र को देखकर संध्या ने कहा कि किट्टू नहीं आई अभी तक। रुद्र बोलता है कि माँ, मैं और किट्टू ऊपर ही खाना खा लेंगे। और ये सुनते ही रुद्र के तीनों ही भाई दबी हुई हंसी हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। नील खुद में ही हंस रहा था, लेकिन उसने शुभ की कमर पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि क्या है, हंस क्यों रहा है तू। जब तेरी शादी होगी ना तब देखूंगा, तब तुझे भी ना ऐसे ही नाचना पड़ेगा। शुभ हैरानी के साथ नील की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबसे पहले नील ही हंसा था। शुभ ने भी अब जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा कि नहीं नहीं, मैं इसीलिए नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए हंस रहा हूँ कि माँ ने आज फिर से भिंडी की सब्जी बना दी है। नील बोलता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें तो लड़ने वाली बात है ना। जा
जा जाकर माँ से लड़ ले। माँ जब जब भिंडी की सब्जी बनाती है ना तो उनसे लड़ने लगता है तू। शुभ भी नील की तरफ देखकर बोलता है कि भाई क्यों बात को इतना ज्यादा खींच रहे हो यार। वैसे ही रुद्र भैया मुझे इतने ज्यादा गुस्से में घूर रहे हैं, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है उनसे। रुद्र ने भी फिर शुभ से नजरें हटाई और फिर एक प्लेट उठाकर उसमें अपना और किट्टू का खाना सर्व किया और फिर संध्या की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि माँ अब मैं जा रहा हूँ, किसी भी नौकर को ऊपर मत भेजना आप, मतलब मुझे भी डिस्टर्ब ना करे कोई और ना ही किट्टू को कोई करे। ये सुनकर तो अब तीनों ही भाइयों को और ज्यादा हंसी आ गई थी। अब तो उनसे उनकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तीनों ही भाई जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। तो संध्या ने भी अपने तीनों ही बेटों की तरफ घूर कर देखा और फिर आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया कि तभी नील भी बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ हाँ तू जा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने आएगा तुझे, मैं किसी भी नौकर को ऊपर नहीं भेजूंगा तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और तभी संध्या ने एक और प्लेट रुद्र के हाथ में रखते हुए कहा कि ये लो, किट्टू के लिए कढ़ाई पनीर बनाया है मैंने, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उसे ज़रूर से ज़रूर खिला देना, उसे अच्छा लगेगा। रुद्र बोलता है कि माँ ये किट्टू का फेवरेट है क्या? संध्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्या तुझे पता है कि क्या सच में ये किट्टू का फेवरेट है क्या? तो रुद्र बोलता है कि ओहो माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप हो जो मुझसे ही पूछ रही हो, अब मुझे क्या पता किट्टू का क्या फेवरेट है और क्या नहीं। संध्या बोलती है कि अरे मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि उसका फेवरेट है या फिर नहीं, लेकिन बस मैंने बना दिया उसके लिए। रुद्र ने भी संध्या के हाथ से प्लेट ले ली और फिर तभी शुभ बोलता है कि वाह 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 माँ, मुझे तो भिंडी की सब्जी खिलाई जा रही और खिट्टू भाभी को पनीर की सब्जी, थोड़ा सा पनीर मुझे भी दे दोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, मैं नहीं खाने वाला इस भिंडी की सब्जी को रोटी के साथ। इतना कहकर शुभ ने भी प्लेट खिसका दी और फिर रुद्र ने भी पनीर देखा जो कि अभी एक बड़े से बाउल में था, उसने भी प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और फिर थोड़ा सा पनीर शुभ को भी दे दिया। शुभ के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी पनीर देख के। और तभी संध्या बोलती है कि तेरे लिए नहीं बनाया था, समझा, तू सिर्फ उसके लिए ही बनाया है, इसीलिए तू बिल्कुल भी नहीं खाएगा इस सब्जी को, तू तो बाहर भी चर लेता है जाकर, उस बेचारी ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बेचारी कितनी ज्यादा मासूम है। और ये सुनते ही संजय और नील दोनों ही के कान एकदम से खड़े हो गए थे और फिर संजय ने भी संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने भी अब हल्के से अपनी पलकें झपका दी। संजय ने फिर रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र ने भी अपने पापा की तरफ देखकर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और फिर दोनों ही प्लेट लेकर जल्दी से वहां से खिसक गया। उसके जाते ही संजय ने संध्या से कहा कि किट्टू ने आज कुछ भी नहीं खाया। तो संध्या बोलती है कि नहीं, मेरी भी गलती है इसमें, सुबह उससे रुद्र के साथ जाने के लिए कह दिया था, लेकिन ये नहीं कहा कि नाश्ता कर ले और उसने बेचारी ने नाश्ता किया भी नहीं। और फिर आपकी भी तो गलती है ना, आपने भी तो उसे नाश्ता करने के लिए नहीं कहा था। संजय भी अब संध्या की तरफ देखकर थोड़ा सा मायूस होकर बोलता है कि चलो आगे से अब ध्यान रखेंगे हम सब उसका। इतना कहकर सब फिर से खाना खाने लगते हैं। तो वहीं रुद्र भी खाना लेकर अब सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। किट्टू चुपचाप से अभी भी बेड पर ही बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में रुद्र उसे बैठा कर गया था, वो अभी भी उसी तरफ देख रही थी। किट्टू ने भी रुद्र के हाथ में थाली देखी तो वो एकदम से बेड से उठने को हुई, तभी रुद्र बीच में ही बोलता है कि बस बस बैठी रहो तुम, उठने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से खाना बेड पर रखा और फिर किट्टू की तरफ देखकर बोलता है कि जो भी खाना है खा लो, इसमें से बचेगा तो फिर मैं खा लूंगा। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने सबसे पहले रोटी का टुकड़ा तोड़कर पनीर की सब्जी में लगाया। तो रुद्र अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था और फिर वो खुद से बोलता है कि क्या बात है माँ, में तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, सच में माँ बहुत ज़्यादा होशियार है, उन्होंने तो कितने आराम से पहचान लिया था कि किट्टू को पनीर ही पसंद है। तो किट्टू भी बिना रुद्र की तरफ ही अब आराम से बैठकर खाना खा रही थी। हालांकि उसे थोड़ी सी घबराहट तो हो रही थी मगर फिर भी वो चुपचाप से जल्दी जल्दी से खाना खा रही थी। और तभी रुद्र बोलता है कि तुम्हें क्या पसंद है खाना खाने में? ये सुनते ही किट्टू का हाथ एकदम से रुक गया और फिर उसने सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा जो कि हाथ बांधे अभी उसी की तरफ देख रहा था। किट्टू अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलती है कि मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? रुद्र बोलता है कि अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन तो किया नहीं है मैंने, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। किट्टू बोलती है कि मुझे तो सब कुछ पसंद है। रुद्र ने कहा कि किसी को सब कुछ कैसे पसंद हो सकता है? किट्टू ने एक नज़र अपने खाने की तरफ देखा और बोली कि ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। रुद्र ने भी पनीर की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें कढ़ाई पनीर पसंद है क्या? तो किट्टू बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ ये कढ़ाई पनीर है क्या? तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन
हिलाते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता है क्या ये कढ़ाई पनीर है, पहली बार खा रही हो क्या तुम? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, पहली बार ही पनीर की सब्जी खा रही हूँ मैं। रुद्र तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। वो हैरान होकर बोलता है कि सीरियसली तुम पहली बार पनीर की सब्जी खा रही हो? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मासूमियत के साथ बोलती है कि हाँ, पहली बार ही तो खा रही हूँ, और कितनी बार बताऊँ आपको? रुद्र ने कहा कि ठीक है, पनीर की सब्जी तो तुम खा ही सकती हो। किट्टू बोलती है कि वो महंगा आता है ना, इसीलिए कभी भी मैंने बनाया ही नहीं, और हाँ, शादी पार्टी में किसी ने आज तक कभी बुलाया ही नहीं, इसीलिए मैंने पहली बार ही पनीर की सब्जी खाई है। इतना कहकर किट्टू एक और टुकड़ा तोड़ती है और फिर पनीर में लगाकर खाने लगती है। रुद्र किट्टू की तरफ ही देख रहा था और फिर दिन पे दिन किट्टू का दर्द उसकी बातों में और उसकी आंखों में, उसके हाव भाव से बाहर आ जाता था, और उसको रुद्र बहुत ही अच्छे से समझ भी रहा था। किट्टू बहुत ही प्यार से खाना खा रही थी और रुद्र जो हाथ बांधकर उसे ही देख रहा था। किट्टू जानती थी कि रुद्र अभी उसे ही देख रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी भूख उस पर बहुत ही ज़्यादा हावी थी, इसीलिए उसने रुद्र की तरफ देखना इग्नोर किया और फिर चुपचाप से अपने खाने पर कंसंट्रेट किया। थोड़ी देर के बाद उसने अपना एक हाथ नाइट स्टैंड की तरफ बढ़ाया, जहां पर पानी का ग्लास रखा हुआ था। वो ग्लास अभी छूट था, उससे पहले ही रुद्र ने उस ग्लास को उठा लिया और फिर किट्टू ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र बोलता है कि अभी तुमने एक ही तो रोटी खाई है, पानी पी लोगी तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, एक रोटी और खा लो। किट्टू अभी आंखों में पानी लिए बहुत ही मासूमियत से धीरे से बोलती है कि सर, वो मुंह बहुत ज़्यादा जल रहा है, प्लीज़ दे दीजिए ना पानी। रुद्र बोलता है कि तो फिर मीठा खाओ ना। इतना कहकर उसने गुलाब जामुन की कटोरी किट्टू के सामने रख दी। किट्टू ने भी जल्दी से चम्मच लिया और फिर कटोरी उठा ली। 4 ही तो थे कटोरी में, चारों ही वो एक बार में खा गई। रुद्र तो अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था और तभी किट्टू ने एक और रोटी खाई और फिर उसे भी खाने लगती है। उस रोटी को खाने के बाद किट्टू के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई थी, जैसे वो अब बहुत ज़्यादा खुश है। उसने अच्छे से खाना खा लिया था और फिर उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि लो, 2-3 घूंट ही पीना, माँ कहती है कि खाना खाने के बाद पीना नहीं चाहिए। तो किट्टू ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दोनों ही हाथों से गिलास को पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में आधा गिलास पानी पी गई। रुद्र तो हैरानी से अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था, तो किट्टू ने भी गिलास नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर उठने लगती है। तो रुद्र बोलता है कि कहाँ जा रही हो तुम? किट्टू बोलती है कि हाथ धोने। रुद्र बोलता है कि बैठी रहो यहीं पर। किट्टू वापस से बैठ गई और फिर रुद्र ने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ नैपकिन के बॉक्स से कुछ नैपकिन निकाली और फिर अपने ही हाथों से किट्टू के हाथों को साफ करने लगा। किट्टू तो काफी हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी और फिर रुद्र किट्टू के हाथों को साफ कर रहा था। किट्टू खुद से बोलती है कि कभी कभी सर समझ नहीं आते हैं मुझे, कभी कभी तो इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं मुझे और कभी कभी मन ऐसा करता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि इनसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। अभी अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। हे भगवान, बस कुछ भी करके मेरे पापा को जल्दी से भेज दीजिए आप, ताकि मैं इस घर से चली जाऊं। किट्टू ये सारी बातें रुद्र की तरफ देख कर ही बोल रही थी, क्योंकि रुद्र की नज़रें तो अभी किट्टू के हाथ पर टिकी हुई थी। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने झटके से अपनी नज़रें नीचे कर ली और फिर रुद्र के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो बोलता है कि अच्छे से खाना खा तो लिया है ना तुमने? किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र दोनों ही प्लेट उठाता है और टेबल पर रख देता है। किट्टू को देखकर बोलता है कि अब तुम सो जाओ। किट्टू बोलती है लेकिन नींद नहीं आ रही है। रुद्र बोलता है कि कोशिश करोगी तो आ जाएगी। किट्टू भी बेड से उठ गई और फिर रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि मैं किया है ना मैंने तुम्हें उठने के लिए? किट्टू बोलती है कि वो सोफे पर। रुद्र बोलता है कि यहाँ पर ही सो जाओ। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र बोलता है कि सोफे पर मैं सो जाऊंगा, तुम यहाँ पर सो जाओ। किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि मैं बालकनी में चली जाऊं। रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू सीधा बालकनी में चली गई। रुद्र भी प्लेट लेकर सोफे के पास आ गया और प्लेट टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर आराम से खाना खाने लगता है। तो वहीं किट्टू बालकनी में थी, उसकी नज़र साड़ी पर गई। उसने साड़ी को देखा और फिर उसे एकदम से याद आया कि उसने तो साड़ी टंकी पर टांगी थी। तो किट्टू ने जल्दी से अपनी साड़ी उठाई और फिर उसकी तह कर दी और खुद से धीरे से बुदबुदाते हुए बोलती है कि इसे यहाँ पर किसने सुखाया है? सर ने तो सुखाई होगी। नहीं नहीं नहीं, रुद्र प्रताप सिंह तो कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर मेरी साड़ी क्यों सुखाएंगे वो? वैसे भी ये काम उन पर सूट भी नहीं करता है। हो सकता है किसी मेड ने सुखाई हो या फिर संध्या माँ ने सुखा दी हो। यही सब सोचकर किट्टू कमरे के अंदर आ गई और फिर रुद्र ने एक नज़र उसे देखा और फिर
किट्टू ने भी रुद्र को देखकर इग्नोर किया और फिर क्लोजेट के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो साड़ी रखकर वापस से आती है और फिर से बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में एक झूला पड़ा हुआ था। किट्टू उसी पर जाकर आराम से बैठ गई और फिर धीरे धीरे रात हो गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून उसे बहुत ज़्यादा मिल रहा था। किट्टू को इस वक्त रुद्र ने भी खाना खा लिया और फिर वो भी प्लेट साइड में रखकर वॉशरूम में हाथ धोने के लिए गया और फिर सीधा बालकनी में किट्टू के पास आ गया। किट्टू झूले पर बैठी हुई थी और आराम से हल्का हल्का झूल रही थी। किट्टू की आंखें भी बंद थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका दुपट्टा बालों के साथ साथ उन हल्की हल्की सी हवाओं में उड़ रहा था। रुद्र जेब में हाथ डालकर किट्टू की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था और उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ निहाल अपने कमरे में था। उसने अपना फ़ोन लिया तो शुभ बोलता है कि यार क्या बात है, आज तू बहुत ज़्यादा फ़ोन निहार रहा है। निहाल ने कहा कि यार मैंने नव्या को बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो मेरे मैसेज का रिप्लाई? फ़ोन करूं क्या? शुभ बोलता है कि तू उसे गर्लफ्रेंड बोलता है लेकिन वो सीरियसली रिएक्ट ही नहीं करती है। यार पक्का तेरा उसका कुछ चल रहा है क्या साथ में? निहाल बोलता है कि यार कुछ भी नहीं चल रहा है लेकिन मैं शादी तो उसी से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने फिर से फ़ोन देखा जिसमें भी नव्या की फ़ोटो लगी हुई थी। फिर निहाल से भी रहा नहीं किया तो उसने भी नव्या को कॉल कर दिया। नव्या ने भी फ़ोन नहीं उठाया और फिर नव्या इस वक्त अपने बुटीक में थी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निहाल बार बार उसे फ़ोन कर रहा था इसीलिए उसे अब और भी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसने एक बार फिर से निहाल का फ़ोन कट कर दिया और फिर सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखने लगी। उस फुटेज में उसने निहाल को गुंडे की पिटाई करते हुए देखा था तो उसका पूरी तरह से पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। इतने में ही निहाल ने फिर से कॉल कर दिया। नव्या ने निहाल के फ़ोन को देखा तो वो अंदर तक एकदम से गुस्से से भर गई और निहाल बोलता है कि यार ये नव्या कब आओगी तुम यहाँ पर दुल्हन बनकर प्रताप हाउस में? यार मैं कह रहा हूँ ना, नील भाई की शादी होने के बाद ना हम दोनों भी बहुत जल्द ही शादी कर लेते हैं। मेरा जैसा लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। नव्या जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी और फिर वो दांत पीसते हुए बोलती है कि बस अभी ही आ रही हूँ मैं। इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया तो वहीं निहाल ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और फिर पूरे बेड पर कूदने लगा। निहाल कूद रहा था तो शुभ भी उसके साथ कूदने लगता है। निहाल जब अच्छे से कूद लेता है तो वो शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि तू कूद क्यों रहा है यार? शुभ बोलता है कि यार तू कूद रहा है ना, इसीलिए मैं भी तेरे साथ कूद रहा हूँ। निहाल ने हंसकर कहा कि अबे नव्या आ रही है, यस यस यस। तो शुभ ने भी टाइम देखा तो रात के भी 10 बज रहे थे। वो बोलता है कि लेकिन वो अभी इतनी रात को क्यों आ रही है? निहाल भी अब एकदम से शांत हो गया था। वो बोलता है कि वो तो मैंने पूछा ही नहीं यार उससे, रुक अभी फ़ोन करके पूछता हूँ। वो फ़ोन करने ही वाला था कि तभी शुभ ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहा कि अब आ रही है ना तो फिर पूछ लियो उससे बाद में, हो सकता है अपने माँ बाप को लेकर आ रही हो। और ये सुनते ही निहाल के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो थोड़ा सा शर्माते हुए खुद से ही बोलता है कि हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नव्या को फ़ोन करूँगा और फिर नव्या सीधा रिश्ता लेकर ही मेरे घर पर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ शुभ, अब मैं क्या करूँ यार? मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। निहाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। शुभ बोलता है कि करना क्या है, मम्मी पापा के पास चलते हैं ताकि वो भी अब प्रिपेयर रहें। निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही भाई बेड से नीचे उतरे और फिर अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ संध्या और संजय दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। संजय आंखें बंद किए सोफे पर लेटा हुआ था और संध्या उनके सर को दबा रही थी। तभी शुभ और निहाल दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि मम्मी पापा हम दोनों एक साथ अंदर आ रहे हैं। फिर मत कहना कि बिना नॉक किए ही आ गए थे। उन्होंने भी बस इतना ही कहा और फिर दोनों ही जल्दी से अंदर आ गए। दोनों ने ही अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और फिर दोनों ने एक साथ अपने मम्मी पापा की नज़र उतारी और फिर निहाल बहुत प्यार से बोलता है कि कुछ भी कहो माँ, अगर आपकी जैसी बीवी मिल गई ना मुझे तो फिर मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। संजय ने भी एक आंख खोलकर दोनों की तरफ घूर कर देखा और फिर बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे थे तुम अभी थोड़ी देर पहले? शुभ बोलता है कि अरे पापा बस इसीलिए बोल रहे थे कि कहीं आप और मम्मी आपत्तिजनक स्थिति में ना हो इसीलिए। तो संध्या को तो एकदम से हंसी भी आ रही थी और शर्म भी। संजय उठकर बैठ गया और फिर उसने भी अपनी चप्पल निकाली तो शुभ एक कदम पीछे हटकर बोलता है कि वो पापा हम ना बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं आपसे। संजय ने भी निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ पापा
बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। इतना कहकर उसने भी अपना सिर शुभ के कंधे पर रख लिया और फिर से शर्माने लगा। संजय बोलता है कि ये शर्माना बंद कर, समझा, तू ये बता कि क्या ज़रूरी बात है। तो निहाल बोलता है कि पापा वो नव्या आ रही है। तो संजय बोलता है कि अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं, वो आ रही है तो वो इस वक्त क्यों आ रही है। शुभ बोलता है कि अरे पापा, आप तो कुछ समझते ही नहीं है। भला एक लड़की रात के 10 बजे किसी के घर क्यों आती है, आपको क्या इतना भी नहीं पता। संध्या हैरानी से बोलती है कि क्यों आएगी। ये सुनते ही शुभ और निहाल दोनों ने ही अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर शुभ बोलता है कि अरे वो अपने मम्मी पापा को लेकर आ रही है ताकि वो निहाल के रिश्ते की बात कर सके। संध्या और संजय दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को मुंह खोल कर देखने लगते हैं। तो संध्या एकदम हैरानी से बोलती है कि ये बात नव्या ने कही है क्या, कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर आ रही है। तो निहाल भी लड़खड़ाते हुए जुबान में बोला कि नहीं, मतलब उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन डायरेक्ट ही कहा था कि वो आ रही है। तो संध्या बोलती है कि ये इनडायरेक्ट क्या होता है, वो अपने मम्मी पापा को लेकर आ रही है, ये क्या मतलब कह क्या रहा है तू। निहाल बोलता है कि अरे यार माँ, मैंने उसे कहा ना कि तुम दुल्हन बनकर इस घर में कब आओगी, तो उसने कहा कि अभी, इसका मतलब क्या हुआ आप ही बताइए। तो संध्या बोलती है कि इसका जो भी मतलब हो, लेकिन ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ पर आ रही है। संजय भी खड़ा हुआ और फिर दोनों ही भाइयों को तरफ 2 कदम पीछे हटकर बोलते हैं कि यार पापा, आप खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ ना, बात ही तो कर रहे हैं हम। संजय ने भी संध्या की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इन दोनों की बकवास। संध्या ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, रुद्र और नील को तो आपने क्या ही झेला है, जो इन दोनों को झेल कर देखोगे तब पता चलेगा। संजय ने भी दांत पीसते हुए दोनों की तरफ घूर कर देखा और फिर तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, साहब पुलिस वाले आए हैं। यह सुनकर तो संजय ने हैरानी से संध्या की तरफ देखा और फिर दोनों ही अपने बेटों की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम दोनों ने कोई कांड तो नहीं किया ना। दोनों ने ही नाम अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय उनके बराबर से जाने लगा। तो दोनों ही अब 2 कदम पीछे हट गए थे और संजय ने भी उंगली दिखाते हुए कहा कि अगर गलती से भी मुझे पता चला ना कि तुम दोनों ने कोई कांड किया है तो फिर बताता हूँ तुम दोनों को। इतना कहकर संजय बाहर आ गया और फिर पीछे पीछे संध्या भी आ गई। वो दोनों ही भाई जैसे तैसे बाहर आ गए थे और संजय ने बाहर आकर देखा तो नव्या पुलिस के साथ खड़ी हुई थी, जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। संजय ने भी हैरानी से नव्या की तरफ देखा और बोला कि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ पर, वो भी पुलिस के साथ। नव्या गुस्से में बोली कि अंकल, आपको पता है निहाल ने क्या किया है। तो संजय ने भी गर्दन घुमाकर निहाल की तरफ घूर कर देखा तो निहाल ने तो पहले ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर उसे देखा, तो वो तो अब शुभ के पीछे जाकर छुप गया था। संजय ने भी नव्या से कहा कि क्या किया है निहाल ने। नव्या गुस्से में थी, उसने भी अब अपने बैग में से लैपटॉप निकाला और फिर यूट्यूब की वीडियो चला दी। संजय और संध्या दोनों ही उस वीडियो की तरफ देख रहे थे, तो वहीं नील भी अब तक नीचे आकर उस वीडियो को देखने लगा था। निहाल ने थोड़ा सा गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा और बोला कि कुत्ते, तू तो कह रहा था कि माँ बाप को लेकर आएगी वो, यहाँ तो ये माई बाप को लेकर आ गई, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं गया। शुभ ने भी निहाल की तरफ घूर कर गुस्से से देखा और कहा कि अबे साले, पहले ये बता कि ये क्या किया है तूने, किसी से मारपीट करके आया है क्या। निहाल बोलता है कि यार दोपहर को जब मैं घर वापस आ रहा था ना, तो फिर कुछ गुंडे मेरी गाड़ी में बार बार टक्कर मार रहे थे, बस उन्हें ही से थोड़ा सा मारा था मैंने, मुझे क्या पता था कि मैं जिस बुटीक में घुसकर उन्हें मार रहा हूँ वो मेरा ही है। शुभ बोलता है कि तेरा नहीं, नव्या का है, समझा तू। निहाल बोलता है कि अबे जब नव्या मेरी है तो फिर वो भी मेरा हो जाएगा ना, शादी के बाद। शुभ, मुझे ना डर लग रहा है बहुत ज्यादा यार, अब तो नव्या बिल्कुल भी पटेगी नहीं मुझसे। इतना कहकर निहाल पिलर में अपना सिर मारने लगा। तो शुभ ने भी अपना एक हाथ निहाल के माथे पर लगाया और फिर बोलता है कि शांत हो जा, शांत हो जा मेरे भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, नील भाई है ना हमारे साथ, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर निकाल लेंगे, हमें कुछ ना कुछ करके आज पापा से तो बचा ही लेंगे, तो बस नव्या का सोच। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, इसीलिए शायद 2-3 दिन वीडियो अपलोड ना हो पाए, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।